हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पर जो है शासन प्रणाली टॉपिक को देख रहे थे। इसमें शासन प्रणाली टॉपिक में हम यहाँ पर जो है इसके पहले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। हम 40 नंबर क्वेश्चन से यहाँ शुरू करेंगे। 40 नंबर का देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। बात हो रही है मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के जो अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। पहला स्टेटमेंट है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट है, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या जो है उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। जब राष्ट्रपति पद्धति का शासन है तो इसमें निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, संसदात्मक रूप की सरकार भी है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, इसीलिए भारत में जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोक शब्दों के साथ। फोर्थ स्टेटमेंट है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत एक संप्रभुता जो है प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य भी है। भारत में लोकतांत्रिक समाज भी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बात की जाती है कल्याणकारी राज्य की डीपीएसपी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो यही जो है सत्तावादी सरकार, ये भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या है निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। और यहाँ जो है क्या सत्तावादी सरकार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये प्राधिकार इन्हें प्राप्त होता है कहाँ से? भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत जो है तो ये भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में ही किया गया है। नेक्स्ट कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान भी है। यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कथन और कारण दोनों सही है लेकिन ये जो है इसकी सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो है इनसे होती है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं, जो है जनता द्वारा लिए क्या जाते हैं, जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को ही अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता है नहीं है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही ये सुशासन की व्यवस्था नहीं है भारत में। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता ये सभी सुशासन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब बात करेंगे कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना। जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए प्रबंध करना। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत जो है प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों को वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि जो ये क्रीमी लेयर को, अर्थात जो पिछड़ों में अगड़ों को, ये जब क्रीमी लेयर था तो ये पहला जो है जिस टाइम इसकी शुरुआत हुई थी, क्रीमी लेयर की बात हुई थी, उस टाइम ये बहुत चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर उन्हें कहा गया है जो कि पिछड़ों में अगड़े हैं, जो कि पिछड़ी जातियों में अगड़े हैं। लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि जो हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में क्या है, सभी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या है, अगर जमीनी स्तर पर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो है लाभ, सर्वाधिक लाभ इसका जो है तो बड़े किसान ही उठा पा रहे हैं। छोटे किसान तो कुछ ही संख्या में जो है इसका लाभ उठा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग ही है। नेक्स्ट है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की, कि राज्य हर जगह है। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान के दर्शन नहीं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य दर्शन के संविधान के भाग 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें अंतर्निहित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय संविधान अध्यात्मक है। जब संस्थात्मक है तो अध्यात्मक कहाँ से हो जाएगा? भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में सरकार जो है कौन सी संसदात्मक प्रकार की है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका प्रमुख स्रोत है कौन? जनता। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो ये है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो है तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही है। देखते हैं नेक्स्ट है, प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
ये हुआ था कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसका उदय हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारत में जो है क्या है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। वहां पर भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं जो है क्या है? भारत में जो है प्रजातंत्र इसी बात पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है। जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि क्या करती हैं? सत्ता का संचालन करते हैं। जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं यही प्रतिनिधि जो है शासन सत्ता का संचालन करते हैं। और जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन जो है सत्ता का संचालन उचित तरीके से नहीं करते हैं तब समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं। तो 5 साल में तो जनता क्या करती है? समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। इसके माध्यम से जो सही ढंग से सत्ता का जो है संचालन नहीं करता है उसे हटा देती है। देखते हैं नेक्स्ट है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यही है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि का जो है विकास करते हैं। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो है कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति वह निर्वाचित होता है न कि वंशानुगत रहता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसमें भी जो है राज्य का अध्यक्ष क्या है? निर्वाचित होता है, वह भी वंशानुगत नहीं रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यहाँ पर न्यायपालिका जो है क्या है? स्वतंत्र है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? शक्तियों का वितरण है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है। यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर माना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ऐसा नहीं कि सभी शक्तियां जो है केंद्र ही के पास है, केंद्र सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अंशतः ये क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः जो है क्या लचीला है भारतीय संविधान। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः इसे ना ही अधिक कठोर और ना ही अधिक लचीला कहा जा सकता है। इसकी कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है क्योंकि जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटिश क्या है? संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
नेक्स्ट, कथन ए कह रहा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो है क्या ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में कथन ए कह रहा है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। सही है कि भारत में जो है संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। इसका कारण आर कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक जो है संघीय राज्य नहीं है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ये सही है, परंतु आर क्या है गलत। यहाँ पर कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। यदि ये नहीं वर्ण नहीं दिया होता तो ये स्टेटमेंट भी जो है क्या है करेक्ट हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता जो है तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी इसके भारतीय संविधान के लक्षण हैं। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो है जो कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक तत्व पाए जाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। बाकी संवैधानिक संकट ये पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो भारतीय परिसंघ व्यवस्था का कारक अर्थात क्या है सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। ये परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्वों से निकले हैं। इसमें जो क्या है हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय, परंतु यह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध जो है राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 356 से लेकर 357 समवर्ती सूची और उसमें जो है प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद जो कि 254 राज्यों का नाम और भूगोल जो है राज्य क्षेत्र बदलने की शक्ति के ये राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 एवं 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368 अखिल भारतीय सेवा संबंधी जो है संवैधानिक एवं अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से क्या है सुभिन्न हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। एकात्मक तत्व जो है तो है यहाँ पर एकात्मक तत्व राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सीमाएं। देखते हैं नेक्स्ट भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बात हो रही है किसकी संघीय व्यवस्था की। पहला स्टेटमेंट है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है। संविधान जो है शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ये एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण भी है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं जो है क्या प्रभुता संपन्न है, प्रभुता संपन्न नहीं है। दोनों विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का जो है सोपानबद्ध
क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्षतः क्या है जो है निर्वाचित होता है, बिल्कुल निर्वाचित होता है। कारण आर कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़कर रखा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, और ये इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। देखते हैं नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल जो है तो लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल है। उसका कारण आर कह रहा है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये जो है ए आर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं और लोग क्या करते हैं, खराब शासन के लिए सामान्यतः के राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का जो है निर्माण एवं नागरिक में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए जो है सामान्यतः राजनीतिक दलों के ही कोसते हैं। जब शासन खराब होता है तो लोगों को जो है भारत में लोगों को अक्सर यही सुना गया है कि जो है सरकार खराब है, जो प्रशासन खराब है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। दल विहीन प्रजातंत्र ये किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोगों ने। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे दोनों लोग। देखते हैं नेक्स्ट कथन ए कह रहा है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। बिल्कुल ये कथन जो है ये सही है। आर कह रहा है विविधताओं के समंजन में से सशक्त है, विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये इसका कारण भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। देखते हैं नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। इसका कारण आर कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। ये जो इसका कारण भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो एक्सप्लेन में इसकी कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। कथन ए कह रहा है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह जो हैं तो भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि सरकार बनाने में, वोट डालने में इनका ही क्या है जो ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका कारण कह रहा है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और जो है ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखते हैं
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण। तो इसके बृहत होने के तो बहुत से कारण हैं, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान का विश्व का जो है विस्तृत संविधान, इसके बृहत होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पर जो है इसके बृहत होने के सभी कारण हैं, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है टिक करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल है ये। और भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक प्रकार की दोनों प्रणाली है। ये दोनों प्रकार कहाँ है? फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, फ्रांस में भी सरकार की संघीय प्रणाली नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता द्वारा होती है। देखते हैं नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, करेक्ट है। कथन उसका कारण बता रहा है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है, जिसमें न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जिसे उसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है। केशवानंद भारती का मामला याद करिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसमें इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक है। क्या है ये? संरचना में तो जो परिसंघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, विभिन्न आर्टिकल हैं 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की जो है क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कथन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, इसको हम अभी देख चुके हैं कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है। कारण कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, बिल्कुल है। जब अर्धसंघात्मक है तो एकात्मक और जो है संघात्मक और एकात्मक कहाँ से हो जाएगा? जब अर्धसंघात्मक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए जो है इस मत का ये देख लेते हैं समर्थन किसने किया था। भारतीय संविधान बेसिकली क्या है? भारतीय संविधान बेसिकली जो है संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन किया था किसने? संविधानविद थे दुर्गादास बसु। वहीं पर भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही एकात्मक है, इसी कारण क्या है? इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति में तो ये संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? वो थे जी ऑस्टिन। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है, इसके संबंध में विद्वानों में हमेशा ही मतभेद रहे। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं और कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघीय है। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ये थे केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विषय में एक स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।
अभी हम इसके पहले ही जो है देख चुके हैं कि भारतीय संविधान ना तो ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान जो है तो अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे केसी वियर ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था भारतीय संविधान के विषय में। कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। नेक्स्ट है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? वो थे हर्बर्ट साइमन। जबकि वहीं पर ये थे ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया और हर्बर्ट ए साइमन जो थे तो इन्होंने अस्वीकार किया है। नेक्स्ट, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि जो है विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। जब जो है क्या विधि नहीं है, जब कानून नहीं होगा तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि यदि कानून नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। क्या होती है? विधि शास्त्री थे जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ये विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंध है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का संबंधित है। इनकी एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इनक्लूसिव कॉन्सेप्ट। एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इनक्लूसिव कॉन्सेप्ट इनकी पुस्तक है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की। इसमें इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ये है कौन? हेनरी फेयोल। ये प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक है हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, आपूर्ति क्या है, केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बहुत ही जो है अच्छा स्टेटमेंट है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये स्टेटमेंट दिया था W.V. डॉनहम ने। नेक्स्ट, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बात हो रही है गणतंत्रीय अवधारणा की, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान है, एक ही व्यक्ति में निहित है, यही वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो और सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ये सभी स्टेटमेंट जो है गणतंत्रीय अवधारणा के संबंध में करेक्ट हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ये माना जाएगा किसको? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व को नहीं माना जाएगा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण दिए थे। देखते हैं, सबसे पहला था विधि की सर्वोपरिता। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाधारिता का
जो है स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव व्यक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा था विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता में है कि सभी के लिए विधि क्या है, कानून सभी के लिए समान है और इससे ऊपर कोई नहीं है। नेक्स्ट है विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि विधि जो है संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि के शासन का जो है लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार वह है। पहला स्टेटमेंट है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात आ जाए तो वहां पर जो है भारतीय संविधान में ऐसी बात कहीं नहीं की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रिया विधियां भी जो है क्या विद्यमान रहती हैं। देखते हैं नेक्स्ट है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इसका अर्थ है सीमित सरकार। सीमित सरकार जो है इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग जो है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। ये संविधान में ही निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं और सरकार कभी उसका उल्लंघन क्या है नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। यहाँ पर स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव में व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। राजनीतिक शासकों की तानाशाही में क्या होता है? इसके तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः क्या होता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। किसी व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता पर तब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित न करने लगे। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत इसमें जो है किए गए कार्य आदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वहीं स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल जो है, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बस जो है बात यह है कि खुद को इतना ही स्वतंत्र रखना है कि जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई दखलंदाजी ना हो। देखते हैं नेक्स्ट है समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है यह कि उसमें समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।